শ্রী রামদাস আঠওয়ালেজি মহোদয় এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিদ্যুৎ মল্লিক, ন্যাশনাল সেক্রেটারি, যিনি রাজ্যের পরিচালনা করছেন এখন আপাতত, এবং উপস্থিত আছেন অমর রায়, রাজ্যের সভাপতি, এবং উপস্থিত আছেন রাজু ঘোষ, সহ সভাপতি, এবং উপস্থিত আছেন বিনোদ দিগাজি, যে আমাদের সেক্রেটারি ন্যাশনাল কমিটি এবং নর্থ ইস্টের প্রভারী, এবং উপস্থিত আছেন নাগেশ্বর রাউতি তেলেঙ্গানা থেকে, অর্জুন নবসূত্র আমাদের ত্রিপুরা থেকে, এবং জয়নাব সেনাপতি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রাজ্য কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, এবং উপস্থিত আছেন কৈলাস দেওয়ানজি ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আছেন, এবং অন্যান্য আমাদের নেতৃত্ব এখানে সবাই উপস্থিত আছেন। আমি আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠওয়ালেজি মহোদয়কে বলবো, আমাদের যে মিডিয়া বন্ধুরা এখানে উপস্থিত আছেন, ভাই বোনেরা উপস্থিত আছেন, মিডিয়া বন্ধুদের সামনে उन्हीं ओनर मूल्यवान वक्तव्य रखবেন। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमें सभी हमारे पत्रकार मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देरी इसलिए हो गई कि एयरपोर्ट के बाद हम इधर आने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण जो हमारी सभा ओपन में थी, तो बारिश आएगी इसीलिए हम पहले सभा करने के लिए गए, इसलिए आपको काफी देर हो गई। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ, एक हमारी रैली आज यहाँ कलकत्ता में हुई और यहाँ मेरे बाजू में बैठे राजू घोष जी, इनके नेतृत्व में हजारों लोगों ने आरटीआई में प्रवेश किया है और टीएमसी छोड़ने का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तो आदरणीय ममता बनर्जी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, राजनीति में अप डाउन होता ही है, या कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टों की सरकार 34 साल आ रही है, ममता बनर्जी की सरकार को 15 साल रही और ममता दीदी अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार में रेल मंत्री भी थी। टीएमसी तब एनडीए का एक घटक पक्ष था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो जिस पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा की ये पार्टी है। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर आगे चलने वाली पार्टी है और सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए आवाज उठाने का काम करने वाली आरपीआई है और ये पार्टी बेसिकली महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की शाखाएं 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। रिपब्लिकन पार्टी लगातार मैं 25-30 साल से मैं यहाँ चला रहा था। हमारे मतलब सुखदेव रंजन विश्वास जी इसके पहले आते थे, वो बैंक में ऑफिसर थे, वो रिटायर होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बने थे। हमारे मुख्यमंत्री मलिक जी जो अभी नेशनल कमेटी में, वो भी कई साल तक अध्यक्ष रहे। अभी अमर भाई जी अभी अध्यक्ष है और राजीव घोष एक, और हमारे सत्यजीत दास जी जो यहाँ के जवई है, मतलब त्रिपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने शादी की है, इसलिए हमने त्रिपुरा से इनको ट्रांसफर करके यहाँ वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में भेजा है। और ये भी मतलब हमारे एक्टिव लीडर मूल निवासी त्रिपुरा के हैं। तो आज राजू घोष जी के नेतृत्व में हजारों टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में प्रवेश किया है और मैं बता रहा था कि पार्टी जो हमारी है नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में है, मतलब सभी को मैंने बताया है कि नागालैंड में हमारी पार्टी के कोई मिले, वहाँ हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है।
और मणिपुर में हमारे कैंडिडेट को 2024 में लोकसभा में 1.5 लाख वोट मिले थे। मणिपुर में हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और गन्ना किसान जो शुगर केन फार्मर ये सिंबल आरपीआई को इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो अभी 2 राज्यों में पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का, हर राज्य में करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, लेकिन और 2 राज्यों में अगर पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, 6% वोट अगर मिलता है या कोई विधायक चुन कर आते हैं, तो हमारी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिलेगा। तो मेरा प्रयत्न जारी है। मैं लगातार 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय का एमओयू, और मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के अलायंस में मैं दोबारा पार्लियामेंट रहा हूँ। और अभी 3 बार मैं नरेंद्र मोदी जी के एनडीए में मैं हूँ, और मैं तीसरी बार 2026 में मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूँ। तो लगातार 6 बार संसद में रहने का मुझे मौका मिला है। मेरा प्रयत्न ये है कि भाई वेस्ट बंगाल में आरपीआई को मजबूत करना है। या दलित की पॉपुलेशन देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज यहाँ है। कितना परसेंटेज है? 36%। मतलब 30% मतलब यहाँ दलितों की आबादी है। और भी पंजाब में वगैरह भी अच्छी आबादी है। पंजाब में भी काफी दलित की संख्या है। हमारे महाराष्ट्र में 13-14% भी है। यूपी में 21-22% है। लेकिन यहाँ दलित का पॉपुलेशन 30-32% तक अभी जो सेंसस अभी होगा उसमें और भी कितना परसेंटेज है उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन दलित का पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 15% 1950 में था, जब देश को आजादी मिली थी और जब हमने संविधान स्वीकारा था, तब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयत्न से संविधान सभा ने एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने के मुद्दे को स्वीकारा, और एससी को 15% और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिला है। और बाद में वीपी सिंह जी के टाइम पर कालेश्वर कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, और देश में ओबीसी का परसेंटेज 52% हो सकता है, ऐसा उन्होंने स्टडी करके रिपोर्ट दिया था। और मंडल जो कमीशन था, तो मंडल कमीशन ने ओबीसी की जातियों का एक संघ बनाया था, और उसमें हिंदू और मुस्लिम समाज की भी कई जातियां उसमें है। मुस्लिम कम्युनिटी की अनेक जातियां, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें 80% पॉपुलेशन ओबीसी में आता है, मुस्लिम कम्युनिटी में है। और बाकी के मुस्लिमों को तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का दिया है, इकोनॉमिक विकल्प शिक्षण का मोदी सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है। बहुत साल तक मांग होती रही थी कि एससी एसटी को और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है ईयरली। उस फैमिली के बच्चों को शिक्षा में, नौकरियों में 10% आरक्षण देने का कानून मोदी सरकार ने बनाया है, और अभी हर जाति के धर्म के लोगों को उस रिजर्वेशन का फायदा होता है सभी। तो ठीक बात है। तो अभी हमारा प्रयत्न ये है कि भाई यहाँ के मुझे जानकारी मिली है, वो जो विधायक है ये विधायक हमारे पार्टी के भी संपर्क में है, यहाँ के लोगों के लोगों में, और आगे क्या होता है देखेगी। लेकिन अगर हमारे साथ कोई एमएलए आते हैं तो बीजेपी का समर्थन करेगी। हमारी पार्टी यहाँ एनडीए में है, और बीजेपी को साथ देने के लिए वहीं कराया है। शुभेंदु अधिकारी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अच्छे अनुभवी नेता है, और ममता बनर्जी की लीडरशिप बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। जब ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने टीएमसी बनाई थी, तो शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप वो नेता लोग है, इन लोगों ने ही ममता दीदी को एक्टिव की थी, तो उनको मजबूत करने का काम इन लोगों ने किया था।
लेकिन अभी मतलब पूरे लोग ममता दीदी को छोड़ रहे हैं। मतलब क्या ऐसा हुआ एकदम अचानक तो ममता दीदी को छोड़ने का, क्योंकि यहाँ गुंडा राज बढ़ गया था, पॉलिटिकल क्रिमिनल क्राइम बढ़ गया था, और इसीलिए और महिला डॉक्टरों पर अन्याय हो रहा था, अनेक महिलाओं पर अन्याय हो रहा था और लोगों में बहुत बड़ा रोष था। प्लीज ममता दीदी को 3 बार यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। 2021 में तो मतलब एंट्री किया था, 215 सीट उनकी बनाई थी। ममता दीदी की बीमार थी, वो व्हील चेयर में घूम रही थी और अमित शाह जी ने बताया था कि हमको 200 तक सीट मिल सकती है। तो तब लोगों ने विचार किया कि तो ये प्रचार हुआ था कि मोदी शाह बाहर के आदमी है, अरे बाहर के लोग हमारी ममता दीदी को हराने के लिए इधर आए। ये प्रचार बहुत ही तेजी से लोगों के मन में जाकर बैठा था और ममता दीदी जो है वो व्हील चेयर पर घूम रही थी, उसका लोगों में ज्यादा प्रभाव पड़ा और कम्युनिस्ट और कांग्रेस को मिलने वाला जो वोट है मैक्सिमम, वो वोट ममता दीदी को टीएमसी को मिला और पहले से ज्यादा सीटों से ममता दीदी की पार्टी सत्ता में आई। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत भी किया था, अभिनंदन भी किया था। लोकतंत्र में कभी कौन सत्ता में आएगा, अभी तमिलनाडु में जो विजय जी फिल्म एक्टर थे वो सत्ता में आए। तो जनता का निर्णय मान्य करना चाहिए। मोदी जी और मोदी जी की पार्टी बीजेपी 1982 में 2 MP थे उनके, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 182 MP बने थे और जवाहर फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, डीएमके के करुणानिधि जी, ऐसे अनेक पार्टियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सपोर्ट करके वो भी सरकार में थे और तब टीएमसी का सपोर्ट भी मतलब इंडिया को था और ममता बनर्जी वहां केंद्र में रेल मंत्री बनी थी। उनके साथ मेरे अच्छे संबंध है और भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है, ऐसा कोई पॉलिटिकल दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। तो अभी मतलब शुभेंदु अधिकारी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और उनके तरफ हमारी मांग इतनी है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना चाहिए। वो भारत के नागरिक है, कलकत्ता जैसा शहर है, इतना बड़ा शहर है, या अनेक राज्यों के लोग यहाँ आए, बिहार के लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र मंडल है यहाँ, तो अनेक राज्यों के लोग यहाँ मतलब आए हैं और यहाँ सबको मकान देना सरकार को संभव नहीं है, लेकिन वो योजना सरकार ने बनानी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से तो कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रूरल और अर्बन में मकान मिले और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने का बजट मंजूर किया है नरेंद्र मोदी जी। तो ये 1-2 साल में 2-4 साल में 3 करोड़ मकान भी पूरे हो जाएंगे। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय मतलब हर मकान को दिए नौकरी को और 60 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत योजना है। एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए देने की योजना है और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, ये तो योजना है ही है। तो राज्य सरकार की तरफ से तो स्लम के लिए हमारे मुंबई में SRA स्कीम है, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है और वहाँ जो लोग 2011 के पहले वाली झोपड़ी है तो उस झोपड़पट्टी को मान्यता देने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने किया ऑलरेडी और वहाँ SRA स्कीम चल रही है। बिल्डर को वो डेवलप करने के लिए देते हैं और बिल्डर वहाँ बिल्डिंग बनाकर वो झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री में मकान देते हैं। 300 फीट का कारपेट एरिया का मतलब 400-450 फीट का बिल्डर एरिया का मकान है, ये फ्री में उनको बिल्डर देता है और आधे जगह पर दूसरी बिल्डिंग बनाकर वो बेचता है और उसमें अपना फायदा भी जितना होता है उतना लेता है और इनको फ्री में मकान देता है। तो कलकत्ता में भी ऐसा जो स्लम जहाँ है वहां भी मैं आज CM को मिलने वाला था, अभी टाइम मांगा है, मिलेंगे तो उनसे बात करने वाला हूँ। वो ऐसी योजना
ऐसी योजना जो है कलकत्ता में भी यहाँ होती है तो लोगों को भी अच्छा मौका मिलेगा। और दूसरे की हमारी मांग है कि गांव के जो भूमि लोग हैं, वहीं से दलित हो या नॉन दलित हो, उनको 5 एकड़ जमीन देने का एकाधा स्कीम सरकार ने हाथ में लेना चाहिए। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का अपॉइंटमेंट करके उसका सर्वे करना चाहिए कि भाई ये गांव में कितने भूमि लोग हैं, कोई भी जाति के हो, उस फैमिली को अगर 5 एकड़ लैंड मिलती है, अगर वो वैकेंट लैंड है तो वैकेंट लैंड उनको दी जा सकती है। फॉरेस्ट की लैंड है लेकिन जहाँ पेड़ आते नहीं है, वैसी जमीन भी मतलब उनको खेती के लिए दी जा सकती है। और उसमें खेती भी है, कुक्कुट पालन भी हो सकता है, डेयरी मतलब 2-4 भाई गाय अगर रखते हैं तो ऐसी फैमिलियां बिलो पावर लाइन के ऊपर आ जाएगी। अभी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर हमारे 10 साल की कार्यकाल में आए, तो मतलब 5 एकड़ जमीन देने का एक प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी यह है कि भाई दलित पर अत्याचार आज भी शहरों में नहीं होते, लेकिन गांवों में आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। और कम से कम देश भर में 60,000 से ज्यादा अत्याचार होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, लेकिन हर स्टेट में हर साल में 2,000, 3,000, 1,500 तो इसी तरह के अत्याचार की घटनाएं होती है। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने 2 बार साल में मीटिंग लेना चाहिए, ऐसा नियम है। एट्रोसिटी एक्ट बना है, एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना है, दलित पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सभी पार्टी के एमपी ने उसको स्वीकार किया कि दलित पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए बोले प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ऐसा कानून था, लेकिन सिंपल था। तो अभी एट्रोसिटी एक्ट 1989 में कानून बना है, पार्लियामेंट में सभी पार्टी ने उसका सपोर्ट करके ये कानून बना है और ये नॉन वेल्यूएबल ऑफेंस है। तो यहाँ भी मतलब दलित पर अत्याचार कैसे कम हो सकते हैं, इसीलिए स्टेट लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार मीटिंग लेनी चाहिए। सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने भी 2-3 महीने में मीटिंग लेनी चाहिए। और डीएम जो होते, कलेक्टर होते, उन्होंने भी हर महीने में एक मीटिंग लेकर किसी गांव में अत्याचार ना हो। अगर होता है तो सब लोगों को कैसा समझा कर गाँव में कैसी एकता पैदा हो सकती है, उसके लिए डीएम के नेतृत्व में सबने प्रयत्न करना चाहिए। जो दक्षता समिति होती है उसमें सभी पार्टी के लोग होते हैं, तो वो सब लोगों ने प्रयत्न करके अत्याचार को कम करना है। तो ये भी बात मैं सीएम से करने वाला हूँ। तो इसी तरह भी हमारी पार्टी आगे काम करना चाहती है, मजबूत पार्टी करना चाहती है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी का समर्थन नहीं करती रहेगी। हमारी पार्टी एनडीए का पार्टनर है, लेकिन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और सभी जाति धर्म के लोगों की हमारी पार्टी है। तो इसको बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है। और एक 3-4 महीने के बाद हमें एक बड़ी रैली जिसमें 20-25 हजार लोग जमा हो सकते हैं, ऐसी भी बड़ी रैली रखने का हमारा लक्ष्य है। तो तब भी और जो लोग पार्टी में बड़े रहेगी, तो उसी तरह हमारा लक्ष्य है। और दूसरा विषय जो नीट का है, जो नीट एग्जाम में जो भी मतलब पेपर लीक हुए थे, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, घटना का निश्चित करते हैं और लाखों स्टूडेंटों को इसकी भारी तकलीफ हुई, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा हमारे मन में हित भी है। और हमारे सरकार के तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले अनाउंस किया है कि इसके लिए नया कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि मेरी पार्टी की मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी देने की सजा होनी चाहिए। इससे हमारी पार्टी की मांग है कि कानून भी वैसा रहेगा। मैं मंत्रिमंडल में मैं हूँ और जरूर मेरे पार्टी के तरफ से मेरा जो प्रस्ताव है वो मैं होम मिनिस्टर को दे दूंगा। ऐसे लोगों को फांसी देने की सजा हो जाती है। मुझे लगता है कि लीक पेपर होने की जो घटनाएं है ये मतलब बाद में नहीं हो सकती है और इसका कोई समर्थन नहीं करते। मोदी साहब ने युवाओं के छात्रों के बारे में एक उन्होंने बताया कि हम मुझे समर्थन करें, आंदोलन चल रहा है
जो हमारे दिग्गज जी है दिग्गज जी है, ये हमसे हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई, सब लोग आपको जानते हैं, और उनके वो आंदोलन को बहुत बड़ा सपोर्ट स्टूडेंट का और लोगों का मिल रहा है। क्योंकि इसमें राजनीति करने की जरूरत है, ऐसा हमारा कहना है। हमारा कहना है कि हम पार्लियामेंट में पेपर लीक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन उस पर अड़ा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं देना चाहिए। हमारा कहना हम कोई धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रोटेक्ट करते हैं बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना तो सोल्यूशन नहीं है। इस्तीफा अगर दे भी दिया जाता है इंजीनियर ना हुआ, उसकी चर्चा होना बहुत बड़ा जरूरी है, और सरकार उसके लिए पूरी तैयार है, मतलब कानून बनाने के लिए तैयार है। शायद ये अधिवेशन में भी कानून आखिर तक आ सकता है। और दूसरा, महिला आरक्षण बिल जो है, डिलिमिटेशन बिल है, इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था तब मतलब एक कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, टीएमसी ने, सबने विरोध करके इस बिल को फेल करने का काम किया था, और 54 वोट से हम हार गए थे। तो ऐसा कानून, महिला आरक्षण का कानून बनाने के लिए और डिलिमिटेशन का बिल पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास उसमें मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन अभी टीएमसी के एमपी हमारे साथ आ गए, शिवसेना के एमपी हमारे साथ आ गए। डीएमके क्या आगे करेगी मालूम नहीं है, लेकिन डीएमके ने अनाउंस किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। तो देखते हैं, तो हमारी कोशिश ऐसी है कि ये बिल, महिलाओं का रिजर्वेशन का बिल जो है, ये सरकार का प्रस्ताव पहले ऐसा था कि पार्लियामेंट की 543 सीटें है इलेक्शन की, और 2 सीटें हम लोग इंडियन की होती है अपॉइंटेड, 545 सीटें लोकसभा की है। तो उसमें 543 में 1/3 का रिजर्वेशन देना है, लेकिन सरकार ने ये कानून लास्ट टाइम में बनाया था जो नापास हुआ था, उसमें अमित शाह जी ने ये बिल प्रोड्यूस किया था, और उसमें 273 महिलाओं के लिए सीट बढ़ाकर 543 में ये सीट प्लस करके 816 सीट लोकसभा की बनाने का एक डिलिमिटेशन का बिल था। तो अपोजिशन ने बोला है भाई ये बिल का 25-30 साल के बाद डिलिमिटेशन होता ही है, कांग्रेस के जमाने में भी डिलिमिटेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन से थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल छुट्टी हो सकती है, और हर राज्य की सीटें बढ़ेगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी और साउथ की सीटें नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रचार किया गया कि नॉर्थ में ज्यादा सीट है और उनको ज्यादा फायदा होगा, और साउथ की सीट कम है इसलिए उनको नुकसान होगा, लेकिन आज भी वैसा है, आज भी नॉर्थ की सीटें ज्यादा है। तो उसके प्रोपोर्शनेट हर स्टेट की सीट बढ़ने वाली है, लोकसभा और विधानसभा की। तो ये बिल अभी पास हो सकता है, महिलाओं को न्याय देने का 2029 में जो इलेक्शन लोकसभा का आएगा उसमें ये कानून बनेगा, तो महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा में सीटें बढ़ेगी और उनको उसका फायदा होगा। ये बिल का मेरी पार्टी पूरा समर्थन करती है, और ये बिल इस वक्त जरूर पास होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। प्रेशर क्वेश्चन। अच्छा, कोई एमएलए और एमपी, आप बता रहे थे कोई एमएलए और एमपी इस राज्य में कोई ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी में? আমাদের সাথে ইতিমধ্যে 36 জন এমএলএ যারা ঋতুব্রত শিবির এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির থেকে যারা নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রেখেছে, আজকেও 1-2 জন এমএলএ যারা আনঅফিশিয়ালি প্রেসের সামনে দেখা করতে চাননি, মন্ত্রীর সাথে তারা আজকে দেখা করবেন অন্য কোথাও। এমএলএদের মধ্যে একটা বড় গোষ্ঠী যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছে,
এবং তারা বলেছেন যে 24 তারিখের পরে মানে আজকের পরে একটা মন্ত্রী মশাই ডেট নিয়ে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে যেখানে আমাদের মেন পার্টি অফিস রয়েছে সেখানে মন্ত্রীর হাত থেকে তারা দলীয় পতাকা নেবেন। এরকম একটা মোটামুটি ফাইনাল জায়গাটা আছে। 36 জন এমএলএ, মানে আপনি সেটা বিরাট সংখ্যা বলে দিলেন। প্রথমে আমাদের সাথে 22 জন যোগ করেছিল, পরে যখন এখানে দুজন এমএলএ আমাদের এই অফিসে এসেছিলেন, নিচে ঘরে কথা হয়েছিল, তো তারা বললো যে আমাদের 36 জন হলে আমরা এখানে যে আমরা প্রথমে 22 জনই ডিক্লেয়ার করছিলাম, পরে ওরা নিজেরাই বললো আমরা 36 জন একসাথে আসবো। 22 জন এমএলএ অলরেডি আপনাদের এখানে যোগ দিয়ে ফেলেছে? না, যারা 22 জন এমএলএ তারা প্রথমে কথা বলেছিল, তারপরে যখন দুজন এমএলএ আবার এখানে দেশে কথা বলে গেছে, যারা লিডিং করছে দুজন এমএলএ টোটাল গ্রুপটাকে, তারা সেই সংখ্যাটা নিজেরাই বানিয়েছে। ना आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है, मैं विषय क्लियर कर रहा हूँ। हमारे साथ 2 विधायक बात करके गया है, मैं खुद प्रेजेंट था और मेरे साथ भी बात हुआ है, और उनका कहना है कि जो लाइजनिंग कर रहा है इस विषय पे, जो लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, की संख्या बहुत बड़े है, और उन लोगों के साथ बाकी एमएलए के साथ भी फोन में बात हुआ है। राजू घोष जी का भी बात हुआ है और हमारे तरफ से भी बात हुआ है। तो इसमें 36 एमएलए ऑलरेडी हमारे टच में है, और भी हमें 10 एमएलए का जरूरत है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास विषय क्लियर हो गया है? 46 एमएलए हमारे एमएलए महोदय का जरूरत है, तो 46 एमएलए के लिए हम वेट कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भी पता है, तो हम बीजेपी को ही समर्थन करेंगे, ताकि नहीं हम हमारे एमएलए हमारे पास आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम बीजेपी को ही समर्थन करेंगे, बीजेपी को ही लाभ मिलेगा। हम बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में माननीय मंत्री जी भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में है, अभी 3rd टाइम मंत्री है, माननीय मंत्री है। तो हम 36 एमएलए की कांटेक्ट हमारे साथ है, हम 10 एमएलए की और भी आ सकते हैं, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे साथ बात किया खुद, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे साथ संपर्क में, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसके पीछे और 3 हो गया 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 5 जन संसद है, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 36 एमएलए ऑलरेडी टच में है। हम चाहते हैं कि 46 एमएलए हमारे साथ आए तो ठीक रहेगा। 36 तो हम ला सकते हैं, अभी ला सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 46 एमएलए हमारे साथ आए। इसमें थोड़ा सा इक्वेशन वाला होता है, आपको बाद में समझाएंगे। इसे तो ये एमपी क्या लोकसभा की या राज्यसभा? ये लोकसभा के भी है, राज्यसभा के भी। टोटल 5 जो है ये लोकसभा की भी है, राज्यसभा की है। ये दोनों सदन का मिला हुआ है, 5 जन। अच्छा, एक बात है, आपने अभी बोले कि 36 विधायक टच में है, और वो तृणमूल कांग्रेस से भी बहुत सारे जुड़ना चाहते हैं, बात हुआ है। तृणमूल का ही है, बोलो तृणमूल का ही है। हाँ, तो तृणमूल का जो विधायक, मैं प्रश्न पहले कर लूं एक बार। तृणमूल में 2 भाग है। तृणमूल का अभी 2 भाग है, एक ऋतव्रत तृणमूल है, कालीघाट तृणमूल, मतलब ममता बंदोपाध्याय तृणमूल। अच्छा, इसमें भी क्लियर कर देते हैं। कालीघाट तृणमूल का भी एक है, और ऋतव्रत तृणमूल का भी बहुत है। आप एक बार समझ लीजिए, कालीघाट का एमएलए कालीघाट तृणमूल का भी है। नहीं, नाम नहीं बता रहे। कालीघाट तृणमूल का भी है और ऋतव्रत तृणमूल का भी है। मतलब जो आपने जो बोल रहे हैं, तृणमूल के जो डिवीजन आपने किया ना, 2 डिवीजन, कालीघाट और ऋतव्रत, ये दोनों साइड से ही कांटेक्ट में है। 35 ऋतव्रत एंड 1 कालीघाट। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं बोला, उधर एक है, लेकिन कांटेक्ट में है, और भी हो सकता है, और भी 2 भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियरली नहीं बोलूंगा अभी। नहीं, अभी जो 36 एमएलए वो दोनों ग्रुप से ही है, मतलब उस ग्रुप से ज्यादा है जो अभी ऋतव्रतों का ग्रुप से ज्यादा है। नहीं, और एक बात है, तो ये जो विधायक आप लोगों के टच में है, तो तृणमूल कांग्रेस का जो विधायक के ऊपर बहुत सारे दुर्नीति भ्रष्टाचार का चार्जेस है, बहुत सारे, मतलब अभी जो परिवर्तन हुआ है बंगाल में, ये बहुत सारा एजेंडा था, ये दुर्नीति, तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे करप्शन, तो ये जो विधायक बहुत सारे के ऊपर चार्जेस है, बहुत सारा तदंत चल रहा है, तो अगर ये लोग आपके मतलब ये नया जो आरपीआई है यहाँ पे अगर मतलब आके जुड़े, तो इस हिसाब से ये करप्शन वाले आपके यहाँ आएंगे तो कुछ करप्शन का विषय नहीं है, जो आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो 64 एमएलए है, उसमें से कुछ अपने हमारे लोकल के लोग बताया है,
में जो 2/3 होते, अगर 2/3 आ सकते तो ये ऐसा निर्णय ले सकते हैं। और वो निर्णय अगर हम लेते में तो इन्होंने बताया उस तरह मेरी भी साथ रहेगी। दूसरा टीएमसी के जो 22 जो कितने उम्मीदवार कितने मिले 20 ममता बनर्जी वही ना टीएमसी दो भाग है, दो भाग है अभी। दो भाग। ममता के साथ कितने हैं वो पूछ रहे हैं। आगे से 60 हाँ बाकी उधर है, बाकी उधर है। वो कितने हैं?